नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में कमजोरी बढ़ी। निफ्टी ऊपरी स्तरों से 130 अंक फिसलकर 25,400 के नीचे आया। निफ्टी बैंक में सुस्ती कायम, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 0.25% नीचे। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट शेयर में रौनक। मॉर्गन स्टैनले की बुलिश रिपोर्ट से पीएफसी आरईसी में अच्छी तेजी, दोनों 2% तक मजबूत। वहीं म्यूचुअल फंड के मजबूत आंकड़ों के चलते एचडीएफसी एएमसी में भी खरीदारी। आरटीसीएस के नतीजों से पहले आईटी में नर्वसनेस। इंडेक्स 1% कमजोर। वहीं फार्मा की सेहत गड़बड़। सिप्ला करीब 2% टूटा, लेकिन रियल्टी में अच्छी मजबूती। ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट से प्रेस्टीज करीब 3% चढ़ा। और आज से जून तिमाही के नतीजों के मौसम की होगी शुरुआत। कमजोर रह सकते हैं आईटी दिग्गज टीसीएस के नतीजे। कांस्टेंट करेंसी आय में 1 से 1.5% की गिरावट की आशंका। शाम 5:30 बजे की होगी कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथ ही टाटा एलेक्सी, आयरेडा के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी के प्रदीप होचंदानी बातचीत करने के लिए। लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का एक्शन। मार्केट में थोड़ी सी नर्वसनेस दिखाई दे रही है। दिन के लोअर लेवल्स के आसपास भारतीय बाजार इस समय कारोबार कर रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों से कंपेयर करेंगे तो 130-40 पॉइंट निफ्टी ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। डेज लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। बीबी 75 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है 25,400 के आसपास। सिमिलर प्राइस रिएक्शन सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है। वहां भी लाल निशान में ट्रेडिंग होते हुए आज के सेशन में बैंक निफ्टी लेकर आए। सेंसेक्स इनफैक्ट 227 पॉइंट नीचे है। दिन के लोअर लेवल से थोड़ा सा संभला है। निफ्टी बैंक में भी सिमिलर मोमेंटम है। तो दिन के ऊपरी स्तरों से मार्केट जरूर नीचे आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स भी 1.25% नीचे। तो सिमिलर प्राइस रिएक्शन आपको सभी इंडाइसेस पे देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। मिड कैप इंडेक्स भी 1.25% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स का हाल देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में अगर आप मार्केट की ब्रेथ देखेंगे तो अब से थोड़ी देर पहले इवनली डिवाइडेड थी। अब थोड़ा सा इंक्लिनेशन जो बढ़ रहा है वो बियरिश की तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा हुई है। 1445 स्टॉक से जो गिरकर ट्रेड कर रहे हैं, 1190 स्टॉक से जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। आप दिखाते हैं सेक्टोरल हीट मैप आपके सामने। तो सेक्टर्स दिखाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन तेजी मंदी का आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। आज हालांकि सबसे ज्यादा फोकस कहीं है आज के सेशन में सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं स्पेशली देखें तो उन पॉकेट्स में खासतौर से दिखाई दे रहा है जहां पर अर्निंग्स का इंतजार हो रहा है। इसीलिए आप आईटी को देखिए, सबसे ज्यादा गिरकर ट्रेड कर रहा है। आज 1% नीचे है निफ्टी आईटी इंडेक्स। डिफेंस इंडेक्स 1.5% से ज्यादा नीचे है। पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% नीचे है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स, ऑटो, यहाँ भी ½ % तक की कमजोरी है। फार्मा भी 0.1% नीचे है। अगर कहीं सेलेक्ट बाइंग है तो वो मेटल्स में है, रियल्टी में है। ये निफ्टी मेटल, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1.25% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल्स फ्लैट हैं। ऑयल एंड गैस फ्लैट कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये फिलहाल का प्राइस एक्शन। लेकिन डिफेंसेस में आज ज्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है और डिफेंस में आईटी, फार्मा और एफएमसीजी ये दबाव में है। डिफेंस पॉकेट दबाव के साथ कर रही है ट्रेड। लेकिन इन नंबर्स के साथ, डेटा के साथ क्या स्ट्रैटेजी टिल मार्केट क्लोजिंग होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। प्रदीप, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी क्या व्यू रहेगा बाजार बंद होने तक? ट्रेडर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है ऑन आइदर साइड या कोई और व्यू? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनफॉर्चुनेटली दोनों मेन इंडाइसेस में कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटी नहीं है और एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन हम इस पूरे महीने देख रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी की जो ये 8वां सेशन है जुलाई महीने का, और जो रेंज हम देख रहे हैं वो 300 पॉइंट से भी कम की रेंज है। ऑन द लोअर साइड हमने जो बॉटम बनता हुआ देखा था 25,331 का, वो हमारे हिसाब से एक इमीडिएट सपोर्ट बन जाता है इस रेंज का। वो ब्रेक होता है तो फिर 34 डीए में जो 25,100 के आसपास है वहां तक करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। ऑन द हायर साइड जैसे हमने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था, 25,669 का जो 30 जून को टॉप बना था, वो 3 अक्टूबर 24 में जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी उस गैप में ये टॉप बना था। तो एक फर्दर अपमूव के लिए इस रेजिस्टेंस का क्रॉसओवर जरूरी है। तो हालांकि ओवरऑल ट्रेंड अप है और नीचे की साइड जो मैंने मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट मेंशन किए वो ब्रेक नहीं होते तब तक हम ओवरऑल पॉजिटिव बायस है उसको इंटैक्ट रखेंगे। पर एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अपमूव के लिए ये ऊपर के साइड की रेजिस्टेंस है, इसका क्रॉस होना जरूरी है निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक की बात करें तो एग्जैक्टली 1000 पॉइंट की रेंज में ये कंसोलिडेट हो रहा है।
57,628 का टॉप बना था 2 जुलाई को, और 56,628 का लो बना था 4 जुलाई को। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज निफ्टी बैंक के लिए रिलेवेंट है। तो दोनों ही इंडेक्स पे ओवरऑल बायस पॉजिटिव है, पर फ्रेश अप मूव या डाउन मूव के लिए ये जो रेंज है ये आइदर साइड टोटली जरूरी है। हालांकि ओवरऑल बायस हमारा, जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रहेंगे आपके प्रदीप? देखिए, इस कंसोलिडेशन के फेज में एक जो सेक्टर उभर के आ रहा है वो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस का है। और जो स्टॉक का आपने भी जिक्र किया, HDFC AMC, तो ये पूरा ही पैक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का एक जबरदस्त तेजी दिखा रहा है, चाहे फिर वो UTI AMC हो या फिर आदित्य बिरला AMC हो। HDFC AMC में एक फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म ये आज के सेशन में कर रहा है, इसलिए मैं इसको चुन रहा हूँ आने वाले कुछ दिनों के लिए। अगर आप देखिए, इसका जो हाई बना था 5278 का 9 जून को, और उसके बाद के जो टॉप है उसको कनेक्ट करते हैं तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आती है, जिसका ये ब्रेकआउट आज कंफर्म कर रहा है। तो 5214 के करंट रेट पे इसको ले सकते हैं। 5078 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5450 के टारगेट रहेंगे। 3 से 4 दिन का इसमें टाइम फ्रेम रहेगा। और फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में से ही दूसरी पिक रहेगी, और वो स्टॉक है बजाज फिनांस। बजाज फिनांस भी अपने रिसेंट टॉप्स को कनेक्ट करते हैं, तो उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बस अभी कंफर्म कर रहा है। अगर आप रिसेंट टॉप्स को कनेक्ट करें तो 947 948 के करंट रेट पे बजाज फिनांस को लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 923 का, 990 के इसमें टारगेट रहेंगे। टाइम फ्रेम इसमें भी 3 से 4 दिन का है, और ये दोनों ही स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए। तो बजाज फाइनेंस और HDFC AMC, ये दो ट्रेड्स प्रदीप ने रेकमेंड किए हैं। दोनों ही स्टॉक्स हरे निशान में दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो बात है स्ट्रैटेजीज की, लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हुई है, वो है इलेक्ट्रिसिटी वायदा आज लॉन्च हुए हैं MCX पर। इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए MCX के चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी मौजूद हैं। ऋषि नमस्कार और कंग्रेचुलेशंस इस लॉन्च के लिए। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे की स्ट्रैटेजी, रैशनले क्या रहा? ग्लोबल मार्केट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी वायदा होना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इंडियन मार्केट्स में अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट है। क्या स्ट्रैटेजी इसे लाने के पीछे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस तरीके का पार्टिसिपेशन आप यहाँ से एंटिसिपेट कर रहे हैं? धन्यवाद दीपाली। आज मुझे भी बेहद खुशी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च हुआ है और हमने इसमें काफ़ी पार्टिसिपेशन अच्छा देखा है सुबह से। तो ये एक बहुत रिक्वायरमेंट थी मार्केट के लिए, क्योंकि आज इंडिया विश्व में तीसरा लार्जेस्ट पावर मार्केट है, और एक इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर से लोगों को आगे के लिए हेजिंग करना बहुत आसान हो जाता है। स्पॉट मार्केट है, लेकिन उससे इमीडिएट कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। लेकिन जो आगे चल के जो रिक्वायरमेंट रहती है हेजिंग की, प्राइस रिस्क मैनेजमेंट की और एक प्राइस डिस्कवरी की, वो सब एक फ्यूचर्स मार्केट से मुमकिन होता है। तो ये जो आज हमने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, इसके माध्यम से डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हो चाहे प्रोड्यूसर्स हो, सबको ही इसमें ये लाभ मिलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से वो हेज कर पाएंगे। ओके अच्छा, जो इनिशियल पार्टिसिपेशन लॉन्च से लेकर अब तक रहा है, क्या वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस पर रहा है ऋषि? हाँ जी, अभी तक 1000 लॉट से ऊपर ट्रेड हो गए हैं और 30% OI भी बिल्ड हुआ है उसका, तो काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन है। और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तीनों वायदों में इसमें भागीदारी रही है मार्केट की, तो इसीलिए हम तो इसको सक्सेसफुल लॉन्च ही मानेंगे। बट ये तो अर्ली डेज हैं, आगे चल के देखेंगे। बट हम यही आशा करेंगे कि मार्केट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को सराहे और इसमें ट्रेड करे और अपने प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए इसका उपयोग करे, और ये कॉन्ट्रैक्ट और बढ़े आगे, और इसमें वॉल्यूम्स आए और OI बिल्ड हो। ओके अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बाकी जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है उन्हीं की तरह काम कर रहा है? फिर चाहे वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हो, साइज हो, किस तरीके का सेटअप है पूरा? तो ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है और हमने 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए हैं। ये एक काफ़ी अफोर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है, 2.25 लाख करीब का कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें मार्जिन 8% प्लस जो भी एडिशनल ELM लगता है वो है, तो ओवरऑल 18,000 रुपये करीब के मार्जिन है। ये कॉन्ट्रैक्ट में एक खासियत ये है कि ये जो रोज के IEX के जो स्पॉट प्राइसेस हैं उसके 30 दिन का एवरेज पे इसका कटान होगा।
तो इसीलिए इसमें क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा वॉलेटाइल भी रहता है, तो इसमें यही एक ग्लोबल प्रैक्टिस भी है। यदि आप देखें इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स यूरोप में जो ट्रेड होते हैं या जापान, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी ट्रेड होते हैं, तो राइट। ये ग्लोबल प्रैक्टिस है और उसी को हमने भी अपनाया है। अच्छा, इसमें जो डेली प्राइस लिमिट है वो वही फॉलो होगी जो कि सेबी ने सेट की हुई है? मार्जिन रिक्वायरमेंट इस कॉन्ट्रैक्ट की किस तरीके से रहेगी? हाँ, तो जो डेली प्राइस लिमिट है वो पहले 6% का सर्किट, फिर 3% का सर्किट, 9% का डेली प्राइस लिमिट है इधर दोनों तरफ में। और मार्जिन जैसे मैंने बताया 8% मार्जिन है इसमें, प्लस 1.25% का ELM, तो करीब 9.25% मार्जिन आता है। 2.25 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में, 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में करीब 18-20 हजार रुपये मार्जिन आता है। ओके। अच्छा, आगे जाते हुए पार्टिसिपेशन, इनिशियल पार्टिसिपेशन को देखते हुए कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और दूसरी बात ये, क्योंकि अब NSE भी 14 जुलाई को लॉन्च करेगा, कंपटीशन किस तरीके का रहने वाला है? जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? देखिए, ये जो मार्केट है हमारे पास काफ़ी इंटरेस्ट था फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स का भी, जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं, और उनका भी काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। बाकी ओवरऑल जितने ब्रोकर्स हैं और उनके क्लाइंट्स हैं, सबका ही वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन है। और हम तो यही चाहेंगे कि और लोग इससे जुड़ते जाएं ताकि उनके प्राइस डिस्कवरी और रिस्क मैनेजमेंट में उनको भी एक सहायता मिले। जहाँ तक कि दूसरों का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की बात आप कर रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि ये मार्केट और बढ़े, और ये मार्केट विशाल है। इसमें मेरे हिसाब से अगर सभी इसको एकत्रित होकर इस मार्केट को विस्तार करें तो सबका भला होगा, और इस मार्केट का भला होगा, और देश का भला होगा। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती मुझे। ओके। अच्छा, एक चीज और ऋषि जी, अगर हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म फ्लक्चुएशंस की बात करें इस सेगमेंट में, उनको टैप करने में कितनी हेल्प मिलेगी इन फ्यूचर से? प्लस सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आपके हिसाब से कौन सी सेगमेंट रहेगा? कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेगमेंट रहेगा, डिस्कॉम्स रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रहेंगी, या सबके लिए एक विन विन पार्टिसिपेशन रह सकता है? देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सबके लिए है, और ये सबके लिए एक विन विन कॉन्ट्रैक्ट है। और आज अगर आप इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में देखें तो जो इसमें वॉलेटिलिटी रहती है, और कई बार जैसे इस बार बरसात जल्दी आ गई तो इलेक्ट्रिसिटी के दाम गिर गए, या कभी कभी गर्मी ज़्यादा पड़ जाए, कभी ठंड ज़्यादा पड़ जाए, तो उसके, और फेस्टिवल्स में या कहीं कोई बड़ा इवेंट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी के दाम काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं। तो हर आदमी देखिए बिजली के दामों से अफेक्टेड रहता है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो डिस्कॉम हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, जो भी हो। तो इस हिसाब से हर आदमी का एक स्टेक रहता है बिजली में, और उस एक ये माध्यम है उसको अपने इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को हेज करना, चाहे बाय साइड पे चाहे सेल साइड में। तो मैं तो ये मानूंगा कि ये इसमें सबका ही भला होगा। ओके, थैंक यू ऋषि आने के लिए शो में, और इस लॉन्च से जुड़ी हुई तमाम बारीकियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। कांग्रेचुलेशंस अगेन एंड गुड लक। एंटिसिपेट यही करते हैं, विश यही करते हैं कि अच्छा पार्टिसिपेशन यहाँ आते हुए दिखाई दे। थैंक यू सो मच। Q1 में लाइफ इंश्योरेंस आंकड़े मिले जुले रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं यश जैन के पास। यश, बताइए किस तरह के रहे नंबर्स जून और Q1 में? अगर नंबर्स देखे जाए तो काफ़ी मिले जुले रहे। सेक्टर की बात की जाए तो अगर इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ किसी कंपनी का देखा जाए तो वो होगा एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। अक्रॉस पैरामीटर्स की जो बात करते हैं हम, अगर जून के महीने में बात करें या Q1 के महीने में बात करें, जून के महीने में 21% का ग्रोथ आया है, Q1 के महीने में 22% का ग्रोथ आया है टोटल प्रीमियम कलेक्शन में। HDFC लाइफ में नंबर्स काफ़ी मिक्स्ड है, पर एक स्ट्रॉन्ग बेस भी था। तो जून के महीने में प्रीमियम कलेक्शन 6% से गिरा है, जबकि Q1 में 15% से बढ़ोतरी आई है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में 4% की बढ़ोतरी आई है जून के महीने में, और 6.5% का ग्रोथ आया है Q1 में। SBI लाइफ की बात करें, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस था कंपनी के लिए ग्रो करने के लिए, पर 13% की कमी आई है जून के महीने में। बट फर्स्ट क्वार्टर में अगर देखा जाए तो 3% का ग्रोथ आया है। अगर इस डेटा को और रिफाइन किया जाए इन टर्म्स ऑफ टोटल AP और रिटेल AP, तो एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में यहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिला है।
25% का ग्रोथ आया है जून के महीने में। टोटल एपी की बात करें 22% का ग्रोथ आया है अगर रिटेल एपी की बात करें। HDFC लाइफ में 8% का ग्रोथ आया है टोटल एपी में और 12% का ग्रोथ आया है रिटेल एपी में। ICICI प्रूडेंशियल की अगर बात की जाए तो 11% का ग्रोथ आया है टोटल एपी में और 10% की कमी आई है रिटेल बिजनेस में। ये एक चिंता का विषय हो सकता है कंपनी के लिए। SBI लाइफ की बात करें टोटल एपी 10% से बढ़ा है, रिटेल एपी में 14% की बढ़ोतरी हुई है। शुक्रिया यश आपका ये नंबर्स शेयर करने के लिए। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, फटाफट से लेकर आते हैं क्विक मार्केट चेक आपके सामने। मार्केट्स थोड़े से वॉलेटाइल होते हुए सुस्ती, थोड़ी सी दबाव मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। निफ्टी के लेवल्स दिखाते हैं आपको। इस समय निफ्टी अब 25,400 के नीचे कारोबार कर रहा है, 25,400 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1/4% नीचे निफ्टी है। मिड कैप, स्मॉल कैप्स, निफ्टी बैंक भी 1/4% नीचे ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर IT, डिफेंस, FMCG, फार्मा इन पॉकेट्स में देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स इनफैक्ट अब डिसाइसिवली डेज लो पर आ चुके हैं और यहाँ पर 1/4 से % तक ही गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार की नजर अब यहाँ से अर्निंग्स पर रहेगी। आज शाम TCS के नंबर्स आएंगे। कैसे रह सकते हैं TCS के Q1 नंबर्स, बताने के लिए आशीष हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आशीष बताइए, क्या एक्सपेक्टेशन Q1 नंबर्स से TCS के? जी, आज शाम को बाजार बंद होने के बाद TCS अपने पहली तिमाही के रिजल्ट्स घोषित करेगी। वैसे इस बार IT कंपनीज के नंबर्स लार्जली कहा जा रहा है थोड़े से पस्त रहेंगे, लार्ज कैप IT कंपनीज के। और ये खराब बात है क्योंकि Q1 एक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है। तो जहां तक TCS की बात है, एक्सपेक्टेड है कि आय में, कांस्टेंट करेंसी आय में तिमाही दर तिमाही 1 से 1.5% का दबाव आ रहा होगा। मूड भी ठंडा है, ऊपर से BSNL का जो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था वो धीरे धीरे अब रिड्यूस हो रहा है। दूसरी तरफ मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है फ्लैट होंगे या कुछ ब्रोकरेजेस कह रही हैं कि 10, 20, 30 बेसिस पॉइंट के आसपास तिमाही दर तिमाही मार्जिन्स में दबाव देखने को मिलेगा। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जहां पे नजर रखनी है। पिछले क्वार्टर में जब मैनेजमेंट से अपनी बातचीत हुई थी नतीजों के बाद, तब उन्होंने क्या कहा था कि FY26 करंट फाइनेंशियल ईयर पिछले साल से इंटरनेशनल आय बेहतर देखने को मिलेगी। तो वो नजर पे रहेगा। क्या अभी भी कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट, क्योंकि अब तक अनसर्टेनिटी ग्लोबल तो चली रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, पिछली बार कर्मचारियों का वेतन जो आमतौर पे इस Q1 में दिया जाता है, अनाउंस नहीं करा गया, वेतन में बढ़त की बात। तो अब कुछ क्लैरिटी है, किसी टाइमलाइन पे वर्क कर रहे हैं। क्या भरोसा है कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस क्वार्टर के नतीजों में। शुक्रिया आपका आशीष, ये नंबर एक्सपेक्टेशंस शेयर करने के लिए। इवनिंग में नंबर्स आएंगे तब डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे और पूरा एनालिसिस भी। लेकिन आगे बढ़ेंगे, क्लैंड 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते IDBI कैपिटल के ब्रिजेश एल, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और SSG फाइनेंस के विराज खेदा के बीच में मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। लीड कर रहे हैं पंकज 4% रिटर्न के साथ। विरल का पोर्टफोलियो 1% रिटर्न दे रहा है। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो नेगेटिव 1.74% रिटर्न लैंड कर रहा है। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक। उस पर देखिए आप न्यूयॉर्क कंपनी